नमस्कार, आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखो मेरे भाई, अपना भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है वो मुद्दा चल रहा था। मुद्दा तो ये था कि लगभग अपनों ने टॉपिक कर लिए। अब आपके दो टॉपिक और बच गए हैं। एक कृषि उपज मंडी है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। दो टॉपिक है। काफी साथियों की मांग है, गुरुजी जल्दी से कराई, जो दो टॉपिक है। मैं थोड़ा सा विचार ये भी कर रहा था कि एक है ना, इनको अपने ऑब्जेक्टिव पर्सन के क्वेश्चन के जो माध्यम से है वो भी अपने इसको कवर करें। ठीक है, चलिए करेंगे चर्चा आगे। अभी अपन जो है वो टॉपिक जो रह गए हैं पहले उनको कवर कर लेते हैं अच्छे तरीके से। राजस्थान में कृषि एवं विपणन जो है वो आपको इस प्रकार से सिलेबस में दिया गया है। क्या राजस्थान में कृषि एवं विपणन, कृषि एवं विपणन, यह आपको सिलेबस में देखने को मिलेगा। इसके अंतर्गत अपने दो टॉपिक कवर करेंगे। राजस्थान में कृषि एवं विपणन में दो टॉपिक पढ़ेंगे। नंबर एक पर जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कृषि उपज मंडी। कृषि उपज मंडी एक तो पढ़ेंगे ये टॉपिक। दूसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे मेरे भाई, दूसरा टॉपिक होगा वो होगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। दूसरा टॉपिक जो है वो अपन ये पढ़ेंगे। पहला कृषि उपज मंडी होगा और दूसरा होगा, उसका नाम होगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये दो टॉपिक है। सबसे पहले अपने जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा और शानदार टॉपिक है। टॉपिक का नाम है कृषि उपज मंडी। हेडिंग लगाओ सभी साथी, कृषि उपज मंडी। कृषि उपज मंडी जो टॉपिक है वो अपने आज कवर करेंगे। पूरा तो खैर नहीं होगा, शायद 2 क्लासें लग जाएंगी इसकी कृषि उपज मंडी, क्योंकि इसमें जो प्रश्न है वो किस प्रकार से बनेगा वो अपने धीरे धीरे डील कर लेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न यही है जो आपको पहला पहला महत्वपूर्ण प्रश्न अपने ये कहते हैं, मतलब कि कृषि उपज मंडियों को कितने भागों में बांटा गया है। यहां पर पहला प्रश्न याद रखना कि कृषि उपज मंडियों को 5 भागों में बांटा गया है। एक तो ये सीधा सीधा प्रश्न आता है एग्जाम में, कितने भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। एक तो ये याद रखना। अब कृषि उपज मंडी की स्थापना क्यों की गई, क्या जरूरत थी, और ये है क्या कृषि उपज मंडी। तो आप एक तरह से ये समझो, इसकी सरल भाषा परिभाषा देखें तो यह एक ऐसा बाजार है जहां पर किसान अपनी जो फसल है वो बेचते हैं। एक तरह से शॉर्ट भाषा में ये समझ लो, यह एक ऐसा बाजार है, ऐसा बाजार है जहां किसान अपनी फसल को बेचते हैं। किसान अपनी फसल को बेचते हैं, को बेचते हैं। तो यह एक ऐसा बाजार है जहां पर जो किसान लोग है वो अपनी फसल को बेचते हैं। कैसे गुरुजी, देखो मान के चलते हैं यह किसान है। पहले क्या होता था, इससे पहले यानी कृषि उपज मंडी की स्थापना नहीं थी तो क्या था, किसान जो है अपनी फसल जो है बिचौलियों को दिया करते थे, मध्यस्थों को दिया करते थे। मध्यस्थों बोल दो या बिचौलिया। और बिचौलिया आगे जो है वो इस किसान की जो फसल है, सब्जी है, जो भी है, उसको आगे पहुंचाया करता था व्यापारियों के पास। आगे किनके पास, व्यापारी, व्यापारी लोग के पास जो ये पहुंचाया करता था। तो इसमें ये जो बिचौलिया था वो कुछ हिस्सा खुद खा जाया करता था। जैसे मान के चलो, अब बिचौलिया जो होता है उसका काम क्या होता है आप गलत मत सोच लेना कि बिचौलिया होता है गुरुजी शादी कराने वाले भी ये बिचौलिए ही होते हैं, तो कहीं ये काम ना जचा दे हमारा तो ये नहीं सोचना है, सारी बात गलत तरीके से नहीं सोचना है सारी जगह में, है ना। तो कुछ जगह बिचौलिए ठीक भी होती हैं और कुछ जगह माड़े भी होते हैं। तो यहाँ ये बिचौलिया क्या, किसानों को तो बताया कि भाई साहब मैं आलू जो है वो 2 रुपए किलो बेचूंगा, है ना, ये बात बोली। और आगे व्यापारियों को ये 5 रुपए किलो बेच रहा है, 3 रुपए खुद खा रहा है। तो ये बिचौलिया जो है इस प्रकार की, मतलब ये जो मध्यस्थता है ये कोई इस प्रकार से लेन देन में गड़बड़ी ना करे। पारदर्शिता में भी यहाँ क्या हो रही है, गड़बड़ी हो रही है ना। मतलब एक तरह से ये जो है बिचौलिया जो है वो शोषण कर रहा है किसानों का। कर रहा है नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो इन चीजों को खत्म करने के लिए जो है वो एक ऐसी मंडी उपलब्ध करवाई गई। ये एक ऐसा बाजार है
जहां पर किसान अपनी फसल को जो है वो बेच सकते हैं। किसान जो है अपनी जो फसलें हैं उनको बेच सकते हैं, उन्हें बोलते हैं कृषि उपज मंडी। क्या गुरुजी इनकी अगर सरल परिभाषा देखें तो परिभाषा क्या लिखें, तो आप लिखो कृषि उपज मंडी जो है इसकी परिभाषा लिखो, कृषि उपज मंडी की जो परिभाषा है वो लिखो। क्या आप इसको सरल भाषा में लिख सकते हो? तो अगर मेरे भाई इसकी परिभाषा देखें तो आप लिख लो किसानों को उनकी कृषि उपज का, किसानों को, किसानों को उनकी कृषि उपज का, उनकी कृषि उपज का, कृषि उपज का उचित मूल्य, उचित मूल्य, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, उचित मूल्य, सही तोल, सही तोल और और पारदर्शिता, और पारदर्शिता, पारदर्शिता, पारदर्शिता या पारदर्शी बिक्री व्यवस्था, बिक्री व्यवस्था उपलब्ध करवाना, उपलब्ध करवाना ही कृषि उपज मंडियों का क्या होता है, लक्ष्य होता है। मतलब कहने का यही है कि अब मैंने कहा था आलू 2 रुपए और आगे व्यापारियों को बेच रहे हैं 5 रुपए। अब उचित मूल्य का मतलब है ये 5 रुपए किसको मिलने चाहिए, किसानों को मिलने चाहिए, मध्यस्थता का बीच में से हटाया गया है। सही तोल हो एकदम। अब मान लो मध्यस्थता जो है वो गड़बड़ी कर दे बीच में तोल के अंदर, है या नहीं है, कि मान लो किसान को बता दे कि भाई इतने आलू खराब निकल गए, इतने ऐसे निकल गए, वो है जो 100 बातें बोले, है या नहीं है, तो वो उसमें भी। और पारदर्शिता यानी बिक्री के अंदर मैंने कहा था 2 रुपए के 5 बेच रहा है, तो बिक्री में भी जो पारदर्शिता जो है वो देखने को। पारदर्शिता का मतलब है एक तरफ पानी की तरह साफ, शीशे की तरह साफ। अब शीशे में अपने को अपना चेहरा दिख जाता है कि हम कैसे हैं, तो वही क्या है, पारदर्शिता बिक्री व्यवस्था उपलब्ध करवाना। ये सारा काम किसका होता है, कृषि उपज मंडी का। सर आवश्यकता क्यों पड़ी थी, कृषि उपज मंडी की जो आवश्यकता है वो क्यों पड़ी? अब आपको मतलब ये देखो आगे काम बहुत आएगी ये बातें, कोई भी आप चीज पढ़ोगे ना, इसके लाभ क्या है, इसका काम क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, तो घूम फिर कर यहीं पर बात आएगी। इसीलिए आपको कृषि उपज मंडी की जो आवश्यकता पड़ी थी वो क्यों पड़ी, इसको अभी ही समझ लेना। 3 शब्दों में मैं समझाने का प्रयास करता हूं। तो पहला जो शब्द आपके सामने आएगा वो ये आएगा कि बिचौलियों द्वारा किसानों का क्या होता था, शोषण, उसलिए कृषि उपज मंडियों की जो है स्थापना करनी पड़ी। बिचौलियों द्वारा ये जो शोषण होता था, द्वारा शोषण होता है, उस शोषण को खत्म करने के लिए जो है वो किसकी आवश्यकता पड़ी, कृषि उपज मंडी की जो है वो आवश्यकता देखने को मिली अपने को। अच्छा उसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या था, ये सही तोल नहीं देते थे, सही तोल जो है, सही तोल नहीं था। अब सही तोल बढ़ाने के लिए हमने क्या, एक मंडी बनाई, है ना। और इसके अलावा दाम भी इनका तय नहीं होता था, दाम भी जो है वो तय नहीं था। अगर दाम तय अपने को पता है तो कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता। तो ये चीजें जो थी उनको हम समाप्त करने के लिए, इनको खत्म करने के लिए कृषि उपज मंडी की स्थापना करते हैं। मान के चलो यह सब्जी मंडी जहां सब्जी बोली होती है ना, उस प्रकार की जो है एक मंडी, एक बाजार होता है। जैसे मान लो ये कृषि उपज मंडी है, अब यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे कौन, किसान। यहीं पर आपको कौन देखने को मिलेंगे, किसान। और यहीं पर आपको खरीदने वाले जो है वो क्या देखने को मिलेंगे, व्यापारी। तो इन दोनों के आमने सामने जो है पारदर्शिता सीधी की सीधी पड़ी है। ठीक है, कोई भी गड़बड़ी नहीं कर सकता है, कोई बिचौलिया नहीं है, कोई तोल में गड़बड़ी नहीं कर सकता, और कोई जो है यहाँ पर जो है दाम जो है वो ऐसा नहीं है कि दाम तय नहीं है, दाम भी यहाँ पर आप जैसे दूसरे किसान से मिलोगे, तीसरे से मिलोगे, तीसरे व्यापारी से मिलोगे, चौथे व्यापारी से, लगभग आपको क्या दाम भी जो है वो क्या देखने को मिलेंगे, सेम जो है वो देखने को मिलेंगे। तो कृषि उपज मंडी की आपको मैं उम्मीद करूंगा ये परिभाषा समझ में, मतलब मोटे मोटे तौर पे समझ में आ गई कि ये एक ऐसा बाजार है जहां पर किसान और व्यापारी आयात निर्यात करने का काम करते हैं, एक बेचता है तो एक खरीदता है। समझ में आ गई ना सभी मेरे प्यारे साथियों को? जी। अब देखो
अब ये कृषि उपज मंडियों की अगर बात करें तो अब क्या गुरु जी, अगर मान लो कोई बिचौलिया ऐसे गड़बड़ी करे या सही तोल ना दे तो भाई साहब इसका बना हुआ एक्ट, एक्ट का मतलब होता है कानून। कोई भी कानून जो है, एक्ट जो है वो कैसे बनता है, आपको मैं छोटी सी एक प्रक्रिया बता देता हूँ। जैसे मान लो आपको किसी जो है टॉपिक है, जैसे वन पढ़ते हो तो आपको मान लो उसके आगे ऐसे नाम लिखने को मिल रहा है कि वन अधिनियम। अधिनियम का मतलब होता है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं एक्ट, या आप इसको एक लैंग्वेज में और बोल सकते हो कानून। ये क्या होता है, यह कानून होता है। क्या होता है, कानून। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं कि सबसे पहले क्या है, कोई ड्राफ्ट तैयार होता है, कच्चा प्रारूप तैयार होता है, जिसे अपने क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट। हिंदी में बोलते हैं मसौदा। ठीक है, ये कच्चा प्रारूप तैयार हो गया। अब मान लो राज्य का संबंध में मामला है तो विधानमंडल में रखा जाएगा, और मान लो केंद्र का संबंध का ये केस है, मामला है, तो इसको रखा जाएगा कहां पर, संसद में। कहां रखा जाएगा, संसद। और संसद की अगर हम बात करते हैं तो इसके दो सदन मिलते हैं आपको देखने को। एक होता है लोकसभा, और एक सदन जो होता है उसका नाम है राज्यसभा। एक लोकसभा सदन है, और दूसरा जो सदन है उसका नाम क्या हो जाएगा, राज्यसभा। अब इस ड्राफ्ट को जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा में पास किया गया, लोकसभा और राज्यसभा में पास किया गया, उसके बाद यह जो है वो बन जाता है बिल। क्या बन जाता है, बिल। मान लो यहीं से पास हो गया, यहीं से पास हो गया। बिल को हिंदी में क्या बोलते हैं, विधेयक। फिर यह क्या बनता है, ये बिल बनता है, यानी विधेयक जो है वो बनता है। ठीक है गुरु जी। अब इस विधेयक के ऊपर अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देगा, कौन हस्ताक्षर कर देगा, अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है अपने, राष्ट्रपति हस्ताक्षर जो है वह कर देता है, जैसे ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं उसके बाद कोई जो बिल था वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। हिंदी में बोलेंगे तो अधिनियम या कानून। इस प्रकार से कोई कानून जो बनता है, इतना एक ये प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब मान के चलो कि कोई कानून बना है, अगर कोई कानून बना है तो उसको लेकर जो है, अगर कोई कानून बना है तो उसको लेकर ये नियम बनाए गए कि अगर इसमें आप कोई गड़बड़ी करते हो, फेर बदल करते हो, तो भैया पुलिस उठा के ले जाएगी। कौन उठा के ले जाएगी, पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे आपको। हाँ, चलिए अब सुनिएगा मेरी बात को आप ध्यान से। मैं आप सभी साथियों को यह बात कह रहा हूं कि ये जो आपको अधिनियम दिख रहा है, इसी प्रकार कृषि उपज मंडी अधिनियम भी बना है। तो कब का है ये, पहले लिखो, कृषि उपज मंडी एक्ट। एक्ट बोल दो या अधिनियम, एक ही बात है। तो याद रखना यह अधिनियम जो है वो कब का है, 1961 का। कब का अधिनियम है, कृषि उपज मंडी जो अधिनियम है, याद रखना यह अधिनियम 1961 का है। 1961 का ये जो अधिनियम है राजस्थान में लागू कब होता है, तो लिखो राजस्थान में, राजस्थान में 1964 में लागू हुआ। 64 में लागू हुआ। राजस्थान में कब लागू होता है, याद रखना 1964 में। कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 का है, राजस्थान में कब लागू होता है, 1964 में। अब प्रश्न आएगा इसमें संशोधन कब हुआ, तो 2022 में, 2022 में इसमें संशोधन किया गया। एक ये सन भी याद कर लेना। इसमें संशोधन कब किया जाता है, संशोधन किया गया कब, 2022 में। रह जाएगा ध्यान में, रेजा सी नहीं। तो इसमें संशोधन जो वो कब किया जाता है, 2022 में। 2022 के अंदर जो है इसमें संशोधन किया जाता है। यह बात आप याद रखोगे। ठीक है गुरुजी, इतनी बात जो है अच्छे से समझ में आ गई और याद रह जाएगी। इतनी बात बताओ, अगर आपको अच्छे से याद रह जाएगी तो मैं आगे बढ़ता हूं। जी गुरुजी। तो कृषि उपज मंडी जो अधिनियम है 1961 का, वो राजस्थान में कब लागू होता है, करो याद, 1964 में। और इसमें संशोधन कब होता है, 2022 के अंदर जो है इसमें संशोधन किया गया। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, जवाब देना। कृषि उपज मंडी को, उपज मंडी को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन
ए 3 भागों में, ऑप्शन बी 4 भागों में, सी 5 भागों में, और डी हो जाएगा 6 भागों में। बताओ राइट उत्तर क्या होगा जल्दी से। कृषि उपज मंडी को कितने भागों में बांटा गया, मान लो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षा में, तो अब बताओ आपको कितने याद रहती है चीजें, अभी तो करवाया, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना 5 भागों में जो बांटा गया, भूल मत जाना आप इस प्रश्न को। कृषि उपज मंडियों को कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में। सर ये बात हमें अच्छी तरह से याद होगी है, कोई दिक्कत वाली बात आगे होगी नहीं। चलो आगे देखो, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का जो गठन है, या इसके बारे में गुरुजी जानकारी चाहिए तो कैसे लें, तो लिखो राजस्थान, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, विपणन बोर्ड। देखो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं RSAMB, विपणन बोर्ड। ठीक है गुरुजी, कई बार RSAMB की स्थापना सीधी सीधी पूछ लेते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न है तो अपने को डरना नहीं है गुरुजी, डरे क्या नहीं। पहले क्या करना है आपको ये समझना है, यह बोर्ड मंडियों का विकास करता है और उसकी देखरेख करता है। तो इसमें लिखो ये क्यों बनाया गया, क्यों बनाया गया, यह मंडियों का विकास, मंडियों का विकास करता है, विकास व देखरेख, देखरेख करने के लिए बनाया गया, करने के लिए, करने के लिए, करने के लिए बनाया गया, बनाया गया। तो यह जो है वो कृषि विपणन बोर्ड की अगर बात करते तो यह मंडियों का विकास वह उनकी देखरेख के लिए जो बनाया गया था, उनकी देखरेख करने के लिए जो है क्या बनाया गया। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई, 1974 में। एक्चुअल डेट याद रखना 6 जून 1974, याद करो जल्दी से, 6 जून 1974 में इसकी स्थापना होती है। यह एक्चुअल आंकड़ा जो आपको याद रखना है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन कब होता है, 6 जून 1974, याद करो जल्दी से, 6 जून 1974, 6 जून, 6 जून। देखो ऐसे याद करना, छठा महीना भी कौन सा होता है, जून का होता है, ऐसे याद कर लेना ना, मई 5वां और जून छठा है, तो 6 जून, ठीक है 6 जून 1974, सिंपल है, 6/6/1974, 6/6/1974 रह जाएगा क्या ध्यान में, हाँ बिल्कुल। अब इसके लिए जो है वो काम कर रहे थे यशवंत सिंह जी, पूरा नाम है यशवंत सिंह नाहर। 1967 में यशवंत सिंह नाहर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन किया गया था, जिसकी सिफारिश पर, यानी उस कमेटी के अंदर ये मांग की गई थी कि राजस्थान में ये जो मंडियां हैं इनका विकास यानी डेवलपमेंट करने के लिए, इनकी देखरेख करने के लिए जो है वो एक बोर्ड होना चाहिए, एक विभाग, जो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड जो है उसका गठन होना चाहिए। तब इसका जो है वो गठन किया गया था। तो किसकी सिफारिश पर, याद रखना 1967, 1967 यशवंत सिंह नाहर, यशवंत सिंह नाहर, गुरु जी ये तो भोमिया जी है, मतलब चालता फिरता ही, हाँ कुछ भी मान लो आप। यशवंत सिंह नाहर की अगर अपने बात करें कि अध्यक्षता में, की अध्यक्षता में, अध्यक्षता में कमेटी बनी, कमेटी बनी, कमेटी बनी, ठीक है कमेटी बनी। अच्छा, इस यशवंत सिंह नाहर की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसकी सिफारिश पर, सिफारिश पर, उसकी सिफारिश पर 1974 में इसको लेकर जो है क्या बने थे, कानून बनाए गए। 1974 में जो है इसको लेकर क्या बनाए गए, कानून बनाए गए, और उसी 1974 में जो है इसकी स्थापना कर दी। 1974 में कानून बने, कानून बने, ठीक है। ये इसको लेकर जो है यानी कृषि मंडियों को लेकर जो वो कानून बनाए गए,
और यहीं पर यानी कानून तो गुरु जी 61 में बन गए थे, बिल्कुल बन गए थे। और फिर उसके बाद अगर अपने बात करते हैं तो यशवंत सिंह नार की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी उसकी सिफारिश पर भी इसमें कानून जो बनाए गए। और उसके बाद जो है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का जो है गठन किया गया 6 जून 1974 में। यह बात मेरी आप याद कर लेना, ठीक है गुरु जी। यह बात इतनी हमें जो अच्छे से याद रह जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर आपसे पूछे कि इस राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड है तो इसमें कुल सदस्य कितने हैं, इसके अंदर जो है वह कुल सदस्य कितने देखने को मिलते हैं। तो कुल सदस्य वर्तमान में 25 हो गए। इसमें वर्तमान में कुल जो है वो कितने सदस्य हैं, 25। ये आंकड़ा भूल मत जाना। तो गुरु जी पहले कितने थे, अगर आपसे पूछ ले नोट लगा के लिख लेना, पहले कितने सदस्य थे। पहले जो है वो 24 सदस्य हुआ करते थे। पहले सदस्यों की संख्या कितनी थी, 24। और अब कितने हो गए वर्तमान में, यानी एक सदस्य बढ़ा है। तो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में कुल सदस्य कितने हैं, तो टोटल जो है वो 25 सदस्य हैं, याद रखना वर्तमान में। पहले कितने हुआ करते थे प्रश्न आ जाए, तो पहले 24 सदस्य थे, ये प्रश्न भी याद रख लेना। ये प्रश्न आ ही जाए, एक तो ये प्रश्न याद रखना है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन कब होता है, 6 जून 1974 में। किस समिति की सिफारिश पर, यशवंत सिंह नार समिति की सिफारिश पर। 1967 में इसने कमेटी का गठन किया गया था, उसकी सिफारिश पर 1974 में कानून बना और 74 में इसका गठन कर दिया गया। कुल सदस्य कितने हैं, 25। और पहले कितने थे इसके अंदर, पहले जो है 24 सदस्य थे, ये बात याद करो। पहले इस समिति में जो सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी देखने को मिलती है, 24 सदस्य जो है आपको पहले इस समिति के अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब अपने बात करें इसकी, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड जो है RSAMB, RSAMB के कार्य क्या क्या है, बी के कार्य क्या है, ये काम क्या कर रहा है। तो काम क्या कर रहा है, ये किसानों के लिए काम कर रहा है। अच्छा, किसके लिए, कृषि उपज मंडियों में काम करेगा। जैसे किसानों को शेड की व्यवस्था करके देगा। शेड जो होता है, ये मान लो बारिश हो रही है, अब आपने सब्जी बाजार में देखा होगा शेड लगा होता है लोहे का ऊपर, बारिश हो रही है तो नीचे वो सब्जियां वगैरह पड़ी हैं, उनको जो है वो पानी नहीं पहुंच पाता उन तक, सुरक्षित है वो। अच्छा, उसके अलावा इंसान खुद भी तो सुरक्षित होगा ही। अब ऐसे थोड़ी है कि ऊपर से कुछ है नहीं, बारिश आ रही है तो वहीं किसान खड़ा है, वो मींह में भीग रहा है ना, तो ऐसे नहीं होगा, बारिश में भीग रहा है, ऐसा नहीं होगा कुछ। तो शेड की जो व्यवस्था करता है, पानी की व्यवस्था करता है, पीने का पानी है जो भी है उन पानी की व्यवस्था करेगा। इसके साथ साथ जो है यह बिजली की व्यवस्था भी करके देता है, विद्युत की व्यवस्था भी जो है वो करके देता है ना। और इसके अलावा मान के चलो जैसे ये किसान का खेत है ना, और इस खेत से जो जहां पर कृषि उपज मंडी है, कृषि उपज मंडी में पढ़ाऊंगा कौन कौन सी कृषि उपज मंडी आप लोगों को याद रखनी है और संख्या कितनी है वो सब। तो मान के चलो ये सड़क है, तो खेत से सड़क का जो रास्ता है, यानी जो सड़क है, सड़क की सुविधा भी जो है वो उपलब्ध करवा के देता है, सड़क की सुविधा भी उपलब्ध करवा के देता है ये बोर्ड। शेड है, पानी है, बिजली है और सड़क, यानी जो मार्ग है आने जाने का, वहां तक की जो है वो व्यवस्था करवा के देता है। देख लो इतने बड़े स्तर पर जो है ये काम कर रहा है, ठीक है ना। चलिए, अब इसके अलावा अगर बात करें, एक तो आपने ये बोर्ड बता दिया, कृषि मंडियों की जो देखरेख है एक ये करता है। इसके अलावा कृषि मंडियों की देखरेख करता है एपीएमसी। एपीएमसी जो है वह भी कृषि मंडियों की देखरेख उनके द्वारा भी की जाती है। क्या वो समिति है एक, है ना। तो आप लिखोगे इसके बाद कृषि मंडी की एक हेडिंग लगाओगे, कृषि मंडी की संरचना 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 एवं कार्य क्या है, एवं कार्य क्या, कृषि मंडियों के। कृषि मंडी की संरचना देखनी है आपको और इसके क्या देखने, कार्य। तो देखो ये जो कृषि मंडी है ना, इस कृषि मंडी की देखरेख के लिए, मंडी की देखरेख हेतु, कृषि मंडी की देखरेख हेतु एपीएमसी और हिंदी में अपन इसे बोलते हैं कृषि उपज मंडी समिति, कृषि उपज
मंडी समितियों की जो है वो स्थापना की गई है। कृषि मंडियों की देखरेख करने के लिए अगर आपसे पूछे बोर्ड के अलावा किसका गठन किया गया है, एपीएमसी, या तो ये मिल जाएगा, या कृषि उपज मंडी समिति जो है इसका, यानी हिंदी में कृषि उपज मंडी समिति जो है इसे कहते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मंडी कमेटी। ठीक है, प्रोडक्शन बोले नहीं, उपज है। हाँ, एपीएमसी की बात करते हैं तो कृषि उपज मंडी समिति की यदि हम बात करें तो इसमें आपको रखना है याद कि अगर जिस मतलब जो कृषि मंडी बनाई गई है, अब वो सरकार द्वारा तो बनाई जाएगी, सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र होगा वो उसका, बिल्कुल। जैसे आप देखो नगर पालिका होती है, अब नगर पालिकाओं में अपने देखते हैं सब्जी बाजार है, तो तय होता है कि इतना सब्जी बाजार का एरिया होगा एक नगर पालिका में। जैसे मान लो ये पूरी नगर पालिका है, यहाँ पर जो है वो क्या होगा, सब्जी मंडी होगा, यहाँ बस स्टैंड होगा, यहाँ एक शमशान घाट होगा, यहाँ मणियारी की दुकानें होंगी, चूड़ियाँ वगैरह मिलेंगी, यहाँ पर मीट मार्केट होगी, और यहाँ पर जो है ये अपशिष्ट वगैरह कचरा वगैरह डालने के लिए रूढ़ी होगी। तो ऐसा फिक्स होता है इसमें। अब मान लो ये क्या है, सब्जी बाजार बनाया गया है, मतलब उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको सरकार द्वारा, तो यहीं पर सब्जी की रेडियाँ लगती हैं, बाकी या तो मोहल्ले में घूमेंगी। तो गुरु जी कई बार हमने देखा यहाँ ऐसे मान लो लोग, तो वहाँ पुलिस वाले चाहे तो हटवा सकते हैं, पुलिस वाले देख रहे हैं चल ठीक है बेचारों का घर चल रहा है ले दो, वरना सब्जी का एक बाजार जो फिक्स होता है। अच्छा, जहां पर इनका जो अड्डा होता है ना ऐसे फिक्स, तो नगर पालिका वाले आते हैं, इनसे कर भी लेते हैं, यहाँ टैक्स भी लेते हैं। नगर पालिका में आय का स्रोत यही तो है, और क्या है, टैक्सेस लेना। अब होता क्या है, मान लो अब ये क्या गुरु जी टैक्स क्यों लेते हैं नगर पालिका वाले, अब सब्जी मंडी है उसकी साफ सफाई है, उनको एक क्षेत्र दिया गया है ना, अब साफ सफाई करने के लिए यहाँ जो कर्मचारी हैं नगर पालिका से आएंगे तो उनको भी सैलरी सरकार दे ही रही है, तो वो इन्हीं से जो है वो कलेक्ट करके जो है उनको उपलब्ध करवाती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखिए। उसी प्रकार सरकार क्या करती है, एक क्षेत्र अधिसूचित कर देती है, तो प्रत्येक अधिसूचित मंडी क्षेत्र के लिए कृषि उपज मंडी समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है, इसका संरचना कैसे होगी, कृषि उपज मंडियों की संरचना कैसे होगी, पहले तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो कृषि उपज मंडी है ये समिति है। अब ये क्या काम करती है, ये समिति क्या काम करती है, तो इसमें लिखोगे प्रत्येक, ये जो समिति है वो क्या काम करेगी, प्रत्येक प्रत्येक अधिसूचित मंडी जिसको अधिसूचित किया गया है, अधिसूचित मंडी क्षेत्र मंडी, प्रत्येक अधिसूचित मंडी क्षेत्र के लिए एक कृषि उपज मंडी के लिए एक कृषि उपज मंडी, कृषि उपज मंडी का गठन जो है वो करेगी, कृषि उपज मंडी का गठन करती है। जैसे अपने किन्नू मंडी देखते हैं, कहाँ है, गंगानगर में है, तो किन्नू का उत्पादन यहाँ होता है, तो ये सहूलियत होगी कि किन्नू मंडी का गठन गंगानगर में ही किया जाए, क्योंकि वहाँ के जो किसान हैं वो किन्नू कहाँ पर बेच देंगे, गंगानगर में लाकर जो है बेच देंगे, फिर यहीं से जहाँ भी सप्लाई होनी है वो हो जाएगी। ठीक है, तो प्रत्येक अधिसूचित मंडी के लिए अधिसूचित होनी चाहिए सरकार द्वारा, उसके लिए एक कृषि उपज मंडी स्थापित करती है, कौन, एपीएमसी। तो इसकी कृषि उपज मंडियों की जो संरचना है और इसके कार्य वगैरह जो है वो आज अपने देखेंगे। ठीक है, तो संरचना मैंने आपको बता दी, स्थापना कहाँ होगी इसकी, अधिसूचित क्षेत्र होना चाहिए वो। फिर अपने बात करते हैं कि कृषि उपज मंडी जो है इसके काम क्या होते हैं, इसके कार्य, कृषि मंडियों के कार्य, तो आप हेडिंग लगाओ कृषि मंडियों के प्रमुख कार्य, कृषि, अगले पेज पे करते हैं बढ़िया तरीके से, लिखो कृषि मंडियों के प्रमुख कार्य। कृषि मंडियों के प्रमुख काम देखें कौन कौन से हैं, तो उन काम में सबसे पहले आपको याद रखना है, अब चाहे व्यापारी है या बाजार कार्य करता है, बाजार में कार्य करता है, उनको लाइसेंस देना, क्योंकि ये तय कर देती हैं कि चाहे व्यापारी है, व्यापारियों व
कार्यकर्ताओं को, जो काम कर रहे हैं वहां, कार्यकर्ताओं को लाइसेंस लेना होगा, लाइसेंस लेना होगा, लेना होगा। उस क्षेत्र में जो काम करें उन व्यापारियों को, उन कार्यकर्ताओं को क्या है, लाइसेंस लेना होगा, पहली बात। अगर मान के चलो किसानों और व्यापारियों के बीच में विवाद हो गया, उस विवाद का निपटारा भी जो है कृषि मंडियों द्वारा ही किया जाता है। किसान व या किसानों व व्यापारियों के मध्य, व्यापारियों के मध्य कोई विवाद हो गया, मध्य विवाद का निपटारा, विवाद का निपटारा, निपटारा इन्हीं मंडियों के द्वारा जो है वो किया जाता है, किया जाता है। 3 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट में आपको पढ़ना है, यह जो कृषि मंडी क्षेत्र होगा, इसका उद्देश्य है कि उस मंडी क्षेत्र का ज्यादा से ज्यादा क्या हो, विकास हो। मंडी क्षेत्र का डेवलपमेंट करना, विकास करना, यह भी इसका जो है वो कार्य रहता है कि उस मंडी क्षेत्र का जो विकास कैसे किया जाए। ठीक है, तो 3 बातें याद करो। व्यापारी और कार्यकर्ताओं को लाइसेंस लेना होगा, किसान व व्यापारियों के मध्य विवाद का निपटारा भी इनके द्वारा किया जाता है, मंडी क्षेत्र का विकास करना भी इनके हाथ में ही होता है। इसके अलावा भंडारण, भंडारण व गोदाम की सुविधा भी देती है, ये गोदाम की सुविधा भी, सुविधा भी देते हैं। अब देखो मान के चलो, अब एक तरह से रेट गिरा हुआ बाजार में, या जो भी है कोई भी कारण रहा होगा, तो वेयर हाउस बनाए होते हैं, है ना, तो वहां पर किसानों की फसलें वगैरह वो भंडारण कर दी जाती है। उनको क्या दिया, उपलब्ध करवाए गए, गोदाम कराए गए कि एक बार कुछ समय के लिए आप यहाँ पर रख दो, और जब आपको लगे कि अब उचित है बेचना, तब आप उसको जो है वो बेच सकते हो। तो ये सुविधा भी किसके द्वारा, कृषि मंडियों के द्वारा ही दी जाती है। उसके अलावा माप तोल की सही व्यवस्था, कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता, सही व्यवस्था होगी, ये भी काम किसका होता है, यह कार्य भी किसका है, सही व्यवस्था उपलब्ध करवाना, यह काम भी कृषि मंडियों का ही होता है। इसके अलावा बात करें, यह बिचौलियों पर कंट्रोल करती है, बिचौलियों पर क्या करती है, बिचौलियों पर इसी के द्वारा जो है, इन्हीं के द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है, किया जाता है। तो बिचौलियों पर जो कंट्रोल किया जाता है वो कृषि मंडियों के द्वारा ही किया जाता है। बिचौलियों पर ये क्या कर देती है, बिचौलियों पर जो कंट्रोल इन्हीं के द्वारा किया जाता है, यह बात आपको याद रख लेनी है। जी गुरुजी। और इंपॉर्टेंट बात, और इंपॉर्टेंट बात क्या, यह मंडी शुल्क जो है, मंडी शुल्क, मंडी शुल्क जो है वह वसूलती है, शुल्क वसूलती है, वसूलती है। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यह जो मंडी का जो भी चार्ज है वो वसूलती है, शुल्क वसूलती है, वो किससे वसूलती है, तो मंडी शुल्क जो वसूला जाता है वो व्यापारियों से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यापारियों से, है ना, याद रखना, किसानों से मंडी शुल्क नहीं वसूला जाता, ये प्रश्न याद कर लेना, किसानों से मंडी शुल्क नहीं वसूला जाता है, शुल्क नहीं वसूला जाता है, किसानों से नहीं लेती है। तो कृषि मंडियां जो है वो मंडी का शुल्क लेती है ना, जो भी मान लो वहां सफाई करानी है, कर्मचारी रखे हुए हैं जो भी, तो वह जो शुल्क है वो किससे लिया जाएगा, वह शुल्क व्यापारियों से लिया जाता है। किससे लिया जाएगा, व्यापारियों से। किसान जो है वो शुल्क नहीं देंगे, किसान जो है वो शुल्क नहीं देंगे, ये प्रश्न याद कर लेना। तो कृषि मंडी के कार्यों में आपको यह कार्य भी जो है वो याद कर लेना है। अब जैसे आपको मैं एक बात बता रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट याद कर लेना, हो सकता है रीट परीक्षा में ये देखने को मिल जाए, गुरुजी क्या प्रश्न है। अब राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड है, इसमें अगर आप काम देखोगे तो ये क्या है, किसानों को शेड, पानी, बिजली, गोदाम, गोदाम, या आप ऐसे बोल दो वेयर,
गोदाम, या जैसे भंडारण के लिए वेयर हाउस वगैरह जो है वो उपलब्ध करवाता है, ये सारे काम करता है। तो RSAMB का क्या कार्य नहीं है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मैं आपको फिर कह रहा हूं, हो सकता है यही प्रश्न आपको रीट में मिल जाए। क्या? कि यह ऋण नहीं उपलब्ध करवाता है, किसानों को उपलब्ध ऋण उपलब्ध नहीं करवाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यह किसानों को ऋण नहीं देगा, सहायता कर सकता है। ये ऐसे नहीं किसान कल को ये कहेगी भैया हमें ऋण चाहिए तो आप ऋण की व्यवस्था करके दो, नहीं। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड ऋण उपलब्ध नहीं करवाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन रह जाएगा ये आपका। ठीक है सर। तो कृषि मंडी के प्रमुख काम जो है वो आपको यहां याद रखने हैं। अब कृषि मंडी के प्रमुख काम अगर आप याद करो तो फिर मैं आपको अभी याद कराता हूं कृषि विपणन निदेशालय। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे कृषि विपणन निदेशालय। कृषि विपणन निदेशालय की जो चर्चा है वो अपन अभी करेंगे। क्या चर्चा करेंगे? कृषि विपणन निदेशालय। कृषि विपणन निदेशालय की अगर मैं आपको बात बताऊं तो इसकी स्थापना याद रखना, कहां पर हुई ये बात याद रखना, यानी इसका जो मुख्यालय ये है कहां बना हुआ, तो इसकी स्थापना जो है 1980 में होती है। कहां पर? जयपुर में। 1980 में कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना जो है वो कहां पर होती है? जयपुर में। इसके अंडर में मंडियां आती है, बिल्कुल। तो इसके अगर अपने बात करते हैं अनुसार, राजस्थान में कुल वर्तमान में मंडियां कितनी हैं? तो राजस्थान में वर्तमान में प्रधान मंडियां, इसमें दो प्रकार की मंडियां देखने को मिलेगी। तो लिखेंगे राजस्थान में वर्तमान में वर्तमान में वर्तमान में दो प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक तो प्रधान मंडी देखने को मिलेगी, एक उप मंडी देखने को मिलेगी। तो प्रधान मंडियां कितनी है? और एक आपको देखनी होगी उप प्रधान मंडी। उप प्रधान मंडी, प्रधान मंडी देखनी है और एक उप प्रधान मंडी। देखो, प्रधान मंडियों की अगर आपको मैं बात बताऊं तो यह लगभग देखने को मिलेगी आपको 173। कितनी देखने को मिलेगी? 173। उप प्रधान मंडियों की बात करते हैं तो यह आपको देखने को मिलेगी 335। दोनों ही आंकड़े याद करो। प्रधान मंडियों की जो संख्या आपको देखने को मिलेगी वो कितनी? 173 है। और उप प्रधान मंडियों की जो संख्या है वो कितनी देखने को मिलेगी? 335। उप प्रधान मंडियों की संख्या जो है 335 जो है वो देखने को मिलेगी। दोनों आंकड़े आप याद रखना, वर्तमान की स्थिति जो मैं आपको बता रहा हूं। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट आपको याद रखना है वो याद रखना है मंडी समिति के गठन को लेकर। जैसे आप कह रहे हो ना कि मंडियों के लिए समिति होगी, तो मंडी समिति का जब गठन किया जाता है तो इस गठन को लेकर इसमें कुछ वर्ग बना दिए जाते हैं। जैसे अपने एकीकरण पढ़ते हैं तो उस समय पढ़ते हैं कि भारत को ABCD 4 श्रेणियों में बांटा गया था। ए श्रेणी के अंदर बड़े जो महानगर थे वो आते थे, राजस्थान जैसे B प्रांत में था। C प्रांत के अंदर केंद्र शासित प्रदेश, तो एक बड़ी इकाई फिर छोटी छोटी ऐसे आपको देखने को मिल रहा है। इनके मापदंड के लिए भी अलग अलग वर्ग बनाए गए हैं। मंडी समिति के गठन के मापदंड के लिए, मापदंड हेतु जो वर्ग आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे A, B, C और D। ये ऐसे ही है कि A की थोड़ी प्रायोरिटी ज्यादा है, B की उससे थोड़ी कम है, C की फिर उससे कम हो जाएगी और D की उससे कम हो जाएगी। या तो A आ जाएगा, मतलब ये सबसे उत्कृष्ट है, आप ये कह सकते हो एक तरह से। ये क्या है? सबसे उत्कृष्ट है। A वर्ग की जो कुल मंडियां हैं उनकी संख्या है 17। A वर्ग की कुल मंडियों की संख्या कितनी है? 17 मंडी आपको A वर्ग की जो है वो देखने को मिलेगी। कितनी मंडियां देखने को मिलेगी? A वर्ग की 17 मंडी।
और ये जो एबेसेड है, या ऐसे बोल दो, या इसको ए बी सी डी की बजाय ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, कै कै गै घै, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। अच्छा, अब ये जो तीनों मंडियां हैं, इनकी भी, यानी तीनों वर्ग की कुल मंडियां जो है वो भी 17 ही है। इन तीनों वर्ग की जो है वो कुल मंडियां कितनी है? 17 मंडी है। उत्कृष्ट और ए वर्ग की जो मंडी है उनकी संख्या 17 है, और कै कै 17 है, और ख ग घ वर्ग की, यानी इसके मापदंड है, ठीक है, इनके माप के आधार पर ये 17 है कै वर्ग की, और कह ख ग घ और की इसकी भी 17 हो गई। गुरु जी किस तरह से आप इसको एक अच्छे तरह से हमें समझा सकते हो? आपको मैं मोटी मोटी बात बताऊं, जैसे मान लो कै वर्ग की कोई मंडी बनाई है, समिति बनाई है, तो इस समिति के अंदर जो अध्यक्ष होगा उसका वेतन कितना होगा, इस प्रकार से आप समझ जाओगे। और इन तीनों वर्ग की जो समितियां होंगी उनका जो अध्यक्ष होगा उसका वेतन किस प्रकार से होगा, ये बताऊंगा, थोड़ा आपको जो है उसूलियत महसूस होगी। इसका जो वेतन है वो 6,000 रुपए पर मंथ होगा, 6,000 पर मंथ। और ये जो यहां अध्यक्ष है उनको 4,000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे, पर मंथ जो है वो दिए जाएंगे। यहां 6,000 रुपए पर मंथ दिए जा रहे हैं, और यहां पर 4,000 रुपए जो है वो पर मंथ दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये इतनी बात आप जो है अच्छी तरीके से याद रख लेना। ओके, अब मैंने आपको यहां पर एक बात लिखाई थी कि 173 जो प्रधान मंडियां हैं, अब इनको मैं आपको 173 जो मंडी है इनको श्रेणी वाइज बांट कर बताऊं कि किस से कितना मुनाफा हो रहा है, वो कितनी है, तो आपको थोड़ा प्रश्न करने में भी सहूलियत होगी और अच्छा भी लगेगा। एक तरफ आप लिख लो यहां पर श्रेणी, ठीक है गुरुजी, दूसरी तरफ आप ये लिखोगे इनकी वार्षिक आय कितनी है, कि वार्षिक आय इनसे कितनी प्राप्त होती है। बस ये बात प्रश्न आ सकता है, वार्षिक आय जो है वो प्राप्त कितनी होती है। फिर मंडियों की संख्या जो है वो आप याद करोगे, इसमें क्या आती है। नंबर श्रेणी 1 में तो विशिष्ट ही होगी, विशिष्ट मंडियां जो है वो कौन कौन सी है। फिर एबेसद पढ़ लो, ऐसे रख लेते हैं एबेसद, या एबीसीडी भी लिख सकते हो आप, एबेसद। ये 5 प्रकार की श्रेणियां जो है इसके अंदर बनाई गई है 173 जो प्रधान मंडियां उसके अंदर। जो विशिष्ट श्रेणी की मंडी होगी उसमें एक साल के अंदर 500 लाख से अधिक जो है वो आय की प्राप्ति होगी। कितने आय की प्राप्ति होगी? 500 लाख से अधिक, याद रखना, 500 लाख रुपए से अधिक आय जो है वो प्राप्त होगी, उसे तो बोलेंगे ये विशिष्ट श्रेणी की मंडी है। एस श्रेणी के अंदर अगर पढ़ेंगे तो लगभग मान के चलना 350 लाख से 350 लाख से 500 लाख रुपए के बीच में आ जाएगा आंकड़ा। और बै श्रेणी में जो प्राप्त आय होगी एक साल में, तो वह लगभग मान के चलना 200 लाख से 350 लाख रुपए के मध्य एक साल के अंदर इतना मिलेगा। और सह श्रेणी की बात करेंगे तो 75 लाख से 200 लाख के मध्य जो आय प्राप्त होगी वो किस श्रेणी में रखी जाएगी? सह श्रेणी में। और 75 लाख से कम है वो कहां पर रखी जाएगी? वो रखी जाएगी दय में। इस बात को समझ गए क्या आप? गुरुजी कैसे? फिर रुको, मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। देखो भैया, यहां विशिष्ट श्रेणी है, एस श्रेणी है, बै श्रेणी है, सह श्रेणी है और दय श्रेणी है। एस विशिष्ट श्रेणी की जो मंडियां होगी
उसमें वार्षिक आय 500 लाख रुपए से अधिक होती है। एक साल में 500 लाख से ज्यादा टर्नओवर हो जाता है। ए में 350 लाख से 350 लाख से 500 लाख के बीच में अगर जहां टर्नओवर होगा, जहां से प्राप्त आय होगी, वो ए श्रेणी की मंडियों में रखा जाएगा। ये याद कर लेना। बै श्रेणी में 200 लाख से मान के चलो, जैसे मान लो 300 लाख रुपए हमने कमाए, आय प्राप्त हुई 300 लाख, 300 इसके बीच में आ रहा है ना, वो बै श्रेणी की वो मंडी होगी। मंडियों का गठन मैं आपको बता रहा हूं तो आपको आइडिया हो जाएगा। 75 लाख से 200 लाख के मध्य जो आय होगी वो सह श्रेणी में आएगी। और दय श्रेणी में याद रखना 75 लाख से कम, चाहे 50 लाख आए, 25 लाख आए, 20 लाख आए, वो सब जो है वो किस श्रेणी के अंतर्गत रखी जाएगी, वो दय श्रेणी में रखी जाएगी। अब आपको याद ये रखना है कि इसके अंदर कितनी कितनी संख्या आती है, 1 2 3 4 और 5 अपनों ने पढ़ी है। यहां विशिष्ट श्रेणी की मंडियों की बात करें तो इनकी संख्या कुल 30, कितनी है 30। ए श्रेणी की मंडी जो है वो कुल हो जाएगी कितनी, 22। ए श्रेणी की मंडी कितनी हो जाएगी, 22। बै श्रेणी की मंडी 31 हो जाएगी। सह श्रेणी की मंडी जो है वो 49 हो जाएगी। और दय श्रेणी की जो मंडी है वो कितनी हो जाएगी, 41। दय श्रेणी की मंडी जो है वो कितनी हो जाएगी, 41। इन सभी को आप जोड़ोगे ना, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 9 13, 13 को 3 हंसिल पाई 1, 1 और ये 3 4, 4 2 6, 6 और 3 9, 9 और 8 17, यानी टोटल जो है प्रधान मंडियों की संख्या कितनी हुई, 173। 173 जो है इस भागों में अपन जो बांट सकते हैं कि विशिष्ट श्रेणी, ए श्रेणी, बै श्रेणी, सह श्रेणी और दय श्रेणी। विशिष्ट श्रेणी 500 लाख रुपए से अधिक जहां आय प्राप्त होगी एक साल के अंदर, ये वार्षिक आय की बात हो रही है। यहां पर वार्षिक आय की जो बात हो रही है, तो उस वो मंडी जो किस श्रेणी में आएगी, विशिष्ट श्रेणी में। ए श्रेणी में 350 लाख से 500 लाख रुपए की, बै श्रेणी में 200 लाख से 350 लाख रुपए, सह श्रेणी में 75 लाख से 200 लाख के बीच में, और दय श्रेणी में 75 लाख से कम, 75 लाख से कम की जहां आय हो रही है वो दय श्रेणी में आएगी। हाँ, बहुत ही बढ़िया। आगे इनकी संख्या, विशिष्ट की 30 है, ए की 22 है, बै की 31 है, सह की 49 है और दय श्रेणी की 41। टोटल कितनी हो जाएंगी, 173 जो मंडियां हैं वो कुल यहां पर आपको देखने को मिलेगी। कैसी लगी आज की क्लास? मैं आशा और उम्मीद करूंगा आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये क्लास। अब जो अगली क्लास है उसमें अपने जो बच गया है उसकी बातें करेंगे, ठीक है? जल्दी आ जाएंगी आप। जो है मुझे बहुत सी आपकी चिंताएं रहती हैं कि आपको ये करवाना है वो करवाना है, ठीक है? और थोड़ा क्या है, हम ऑफलाइन क्लासेज होती है ना, अगर मैं मान लो केवल इसके लिए समर्पित हूँ ना, कई बार आपने कोई टीचर देखे होंगे जैसे उसका नियम फिक्स होता है ऑनलाइन का, उसका जो टाइम है वो उसी टाइम जो क्लास ले लेते हैं, तो हो सकता है वो बेचारे कहीं ऑफलाइन नहीं जाते होंगे। मैं थोड़ा ऑफलाइन की ओर भी झुकाव मेरा है और ऑफलाइन भी पढ़ा ही रहा हूँ, तो उसको लेकर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। वरना मैं अगर मान लो जी ऑनलाइन हो तो मेरे को कमरे में रहना है, बस उठाया मारकर और ये लो लग। तो ऑफलाइन का कंटेंट भी होता है, ऑनलाइन भी तैयार करना होता है, बहुत सी बातें होती हैं। कभी मिलके ना अपना पेपर दे लो रीट का, फिर अपने बैठ के शेयर करें कभी बातें, बताएंगे कि आपको दिनचर्या वास्तव में तो वो बिजी रहता है बढ़िया तरीके से, बढ़िया तरीके से, मतलब अच्छा ही है, बुरी बात नहीं है बिजी रह रहे तो। मतलब हम भगवान के आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि आपने ऐसा जीवन दिया है कि लोग बेचारे तरस रहे हैं कि मान हमें काम दो। हमें इतना अच्छा काम मिला है कि हम पूरा दिन बिजी जाता है। ये क्लास पता कितने बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं? 11 बज के 12 मिनट हो गए, ये देखो है ना, रात को 11 बज के 12 मिनट हो गए हैं। इतना टाइम लग जाता है, अब देख लो आप, ये चीजें होती है भाई मेरे। चलिए, अभी के लिए सभी मेरे प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।